कल हम लोग मूल अधिकारों पर बात कर रहे थे और ये बात आ रही थी कि मूल अधिकार क्यों भारत के संविधान में शामिल किए गए। तो आपसे कहा गया था कि मूल अधिकारों को शामिल करने के पीछे जो फ्रीडम फाइट है, उसके आदर्श है या उसकी परिस्थिति है, क्योंकि फ्रीडम फाइट का जस्टिफिकेशन सिर्फ फंडामेंटल राइट के आधार पर दिया जा सकता है। यद्यपि जब हम फ्रीडम फाइट लड़ रहे थे उस समय इनका नाम फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन ये अवधारणा कि कुछ फंडामेंटल राइट जैसा होता है, और फंडामेंटल मतलब ही वही है जिसकी चर्चा कई बार हम लोगों ने की कि किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति उसमें मौजूद वो चीज जिसके कारण वो चीज उस चीज के रूप में श्रेणीबद्ध है, अगर वो चीज उससे हटा दी जाए तो उस चीज को उस कैटेगरी में रखा ही नहीं जा सकता, और अगर आप उस कैटेगरी में रखें तो आप रख भले ही लें, लेकिन उस चीज को उस वस्तु अथवा चीज की मान्यता सिर्फ आप ही देंगे, और कोई युक्ति संगत मनुष्य उस वस्तु को उस चीज को उस वस्तु अथवा चीज की मान्यता दे नहीं सकता। जो ऐसे विचार या जो ऐसी चीजें होती हैं किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु में, वे उस व्यक्ति अथवा वस्तु की फंडामेंटल ये कहलाते हैं। बाकी सब कुछ अलग है, बाकी सब कुछ आप हटा दो तो भी वो चीज उसी चीज के रूप में श्रेणीबद्ध रहेगी। दही मीठा है खट्टा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन दही में कुछ है जो फंडामेंटल है, बस वो जैसे ही हटेगा उसके बाद उसे दूध जमा हुआ कुछ भी कहिए आप, लेकिन उसे दही नहीं कहा जा सकता। हर चीज में कुछ फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल राइट मीनिंग देयर बाय वो ऐसा राइट है जो आधारभूत मानव का मूल अधिकार है। इसका मतलब यह हो गया कि वो मानव होने के लिए मूल है। अगर वो नहीं है तो मानव को कुछ भी कहिए, मानव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो मूल है मानव होने के लिए। वो नहीं है तो फिर मानव हो ही नहीं सकता। ये जो अवधारणा निकल रही है, ये अवधारणा उस समय जब हम फ्रीडम फाइट लड़ रहे थे ये मौजूद थी। फंडामेंटल राइट नाम नहीं था, लेकिन वो अवधारणा ये हमेशा थी। जिसे आपसे पूछा जाता है ना, आप कौन हैं, तो आप उत्तर देते हैं हम विद्यार्थी हैं, हम टीचर हैं, हम व्यापारी हैं, हम डॉक्टर हैं। जबकि ये जो कुछ आप बता रहे हो ये आप नहीं हो, ये आपको भी नहीं मालूम कि ये आप नहीं हो। ये वो बता रहे हो आप जो आप करते हो। व्यापार कर्म है, उसे आप करते हो, आप व्यापारी नहीं हो। ठीक है, जब आप बच्चे थे तब तो व्यापार नहीं करते थे, लेकिन तब भी थे। ऐसा तो नहीं था कि पहली बार जब आपने व्यापार किया तभी आप जन्मे, ऐसा तो हुआ नहीं। जब आप पढ़ते थे तब तो आप विद्यार्थी थे, लेकिन जब नहीं पढ़ते थे तब आप क्या थे? ऐसा तो हुआ नहीं कि तब आप थे ही नहीं, पहली बार जन्मे। इसका मतलब ना आप विद्यार्थी हैं ना आप शिक्षक हैं, ये सब कामों के नाम है।
आपका होना बिल्कुल अलग बात है। आप अलग हो, आपका काम अलग है, आप कुछ और हो, और उस और की कोई खबर आपको है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हो, इससे इनकार नहीं हो सकता। ठीक है, आपको खबर है अपने होने की या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने कहा पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि पापी कोई हो ही नहीं सकता, सिर्फ पाप हो सकता है, पापी नहीं हो सकता। क्योंकि पापी जो हो सकता है वो तो कुछ करता ही नहीं। ठीक है, पापी कौन हो सकता है? आप हो सकते हैं, और आप कभी कुछ करते नहीं। जो करता है या तो ये शरीर करता है या आपका मन करता है, आप कभी कुछ करते ही नहीं। ठीक है ना, न व्यापार करते हैं, न इंजीनियरिंग करते हैं, न डॉक्टरी करते हैं। भाई इंजीनियर आप कैसे हो सकते हैं? आप डॉक्टर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब इंजीनियर और डॉक्टर आप बने उससे पूर्व से आप थे। ऐसा नहीं हुआ कि इंजीनियर और डॉक्टर होने के बाद आप जन्मे हो, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। लेकिन बातें इतनी प्रचलन में आ जाती हैं कि फिर गलत भी सही लगता है, और जो सही है उसे सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता है। आपका मन उसे गलत नहीं कह पाता क्योंकि वो ही सही, गलत कह कैसे दोगे? तो कर्म ये पसंदगी का विषय हो सकता है, ये नापसंदगी का विषय हो सकता है, लेकिन वो जिस पर कर्म को आरोपित किया गया है वो पसंदगी या नापसंदगी का विषय नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया पाप से घृणा करो। ठीक है, पापी से नहीं, क्योंकि वो जिसके ऊपर तुम पाप आरोपित कर रहे हो वो पाप नहीं कर सकता है। होता क्या है कि कुछ चीजें अगर अनुपस्थित हो तो कुछ काम नहीं हो सकते, लेकिन अगर वो चीजें उपस्थित हो जाएं तो वो काम तो हो जाएंगे। लेकिन वो चीज जिसकी उपस्थिति में वो उन कामों का होना संभव हुआ है, वो चीज उन कामों में कहीं इन्वॉल्व नहीं होती। ये बात समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, आप साइंस तो पढ़े ही होंगे। उसमें कहता है पानी क्या है? 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 1 ऑक्सीजन का परमाणु, लेकिन मिला के देखो पानी नहीं बनेगा। मिला के आप खूब देखो पानी बनेगा ही नहीं। 2 हाइड्रोजन के परमाणु आप रख लो लैब में, और उसी में 1 ऑक्सीजन के परमाणु कैसे भी डालने की प्रक्रिया क्या होगी हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम साइंस के विद्यार्थी नहीं, लेकिन पानी बनेगा नहीं। पानी बनने के लिए बिजली चाहिए, बिजली की उपस्थिति 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु मिला देगी और पानी बनेगा। लेकिन पानी बिजली में नहीं है, बिजली पानी में नहीं है। यह ठीक है कि आपकी उपस्थिति पाप के होने के लिए जरूरी थी, आपकी अनुपस्थिति में पाप नहीं हो सकता था, क्योंकि पाप आपका शरीर कर रहा था, पाप आपका मन कर रहा था, और अगर आप न होते तो मन नहीं होता, शरीर भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जब उपस्थित थे तो पाप शरीर या मन ने ही किया, आपने नहीं किया। इसीलिए ये सिद्धांत बने हैं कि पापी से घृणा करो, क्योंकि आपने कभी कुछ पाप किया ही नहीं। जो कुछ किया आपके शरीर ने किया, और जो कुछ किया आपके मन ने किया। इसलिए जो महान पुरुष हुए हैं
उनके शरीर जब कष्टों की अवस्था में पड़े तो वो दुखी नहीं हुए। उनकी मान्यता थी कि हमसे मतलब क्या है, इस शरीर ने जो किया अपना किया पा रहा है, इस मन ने जो किया वो किया पा रहा है, हमसे लेना ही देना क्या है, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं। तो आप अगर हो, ठीक है ना, आप मूल हो मनुष्य के होने के लिए, तो कुछ चीजें जरूरी है। उसके बिना किसी को किसी चीज की मान्यता मिल ही नहीं सकती। जो कुछ आप हो, क्या हो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन आपका होना जरूरी है आपके शरीर को मनुष्य की मान्यता दिलाने के लिए। आप नहीं हो तो आपके शरीर को मनुष्य की मान्यता नहीं मिल सकती। ठीक है, इसी तरह कहता है मानव के मूल अधिकार है। जब ये मूल अधिकार है मानव के, तो सीधी सी बात हो जाती है, जब तक ये अधिकार नहीं है तब तक किसी को मानव की मान्यता ये मिल ही नहीं सकती। मानव के रूप में वो मान्यता प्राप्त हो, इसके लिए इन अधिकारों का होना जरूरी है। और इसीलिए भगवान ने जब किसी को भेजा दुनिया में तो मानव के रूप में भेजा ना, और जो मानव के रूप में भेजा तो उसने ये अधिकार सभी को देकर भेजे, और उसने ये अधिकार देकर भेजे हैं, इसका प्रकटीकरण, इसका आइडेंटिफिकेशन ये बड़ी आसानी से हो सकता है अगर आप थोड़ी सावधानी के साथ सारी घटना और सारी परिस्थिति पर विचार करें, तो बड़ी आसानी से दिखाई पड़ता है। हमने पहले भी कहा कि सारे एक ही प्रक्रिया से जन्मे, सभी की अवस्था जन्म के समय एक जैसी थी, सभी के स्वभाव कमोवेश एक जैसे हैं, सभी के खाने योग्य पदार्थों में समानता है, जन्म के साथ सभी लोग एक जैसे ढंग से खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बच्चे के पास है क्या अपने को अभिव्यक्त करने के लिए? रोना, सिर्फ, बस, और कुछ भी नहीं। भूख लगेगी तो रोएगा, गुस्सा है तो रोएगा, हर बस एक अभिव्यक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर ठीक से देखा जाए तो यह पता लग रहा है कि प्रकृति ने समानता, गरिमा, कुछ चीजें देकर मनुष्य को भेजा है। स्वतंत्रता, जब वो पैदा हुआ किसी के अधीन नहीं पैदा हुआ, उस पर अधिकार और प्राधिकार रखने वाला कोई नहीं था, पूरी तरह स्वतंत्र था। तो अगर आप सावधानी से घटना का निरीक्षण करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति कुछ अधिकार लेकर आया है और वे उसके नेचुरल राइट्स कहलाए हैं। और इन अधिकारों को भी लॉक ने क्या कहा है? संपत्ति। ये मकान, दुकान, ये संपत्ति का एक भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं? असेट्स। उसके लिए अंग्रेजी में अलग शब्द है असेट, और हिंदी में आस्तियां, ये शब्द है। जीवन भी आपकी संपत्ति है। ठीक है, अगर संपत्ति शब्द को व्याख्यायित करें तो अधिकार, जिनमें स्वतंत्रता, गरिमा, ये सब शामिल होता है, ये भी संपत्ति है। और संपत्ति एक का एक रूप आपकी आस्तियां या आपके असेट्स ये भी हैं। ठीक है ना, तो आस्तियां या असेट्स ये भी संपत्ति का रूप है, और स्वतंत्रता, गरिमा ये भी संपत्ति का रूप है, कि सारे संपत्ति के ही रूप है। लॉक ने इसको संपत्ति ही कहा है। उन्होंने कहा संपत्ति व्यक्ति की जो थी, इसकी रक्षा के लिए राज्य आया। राज्य ने ये संपत्ति मनुष्य को दी नहीं,
मनुष्य के पास ये संपत्ति थी, उसकी रक्षा के लिए राज्य आया। और जो बेसिक आर्गुमेंट हमारा फ्रीडम फाइट के जस्टिफिकेशन के लिए है वो यही है कि आप यानी राज्य हमारे अधिकारों के रक्षण और उसकी रक्षा इसके लिए जन्मे थे। आप हमारे अधिकारों का अतिक्रमण अगर करते हैं तो दो ही बातें हैं, ये तो कहा नहीं जा सकता कि हमारे पास अधिकार नहीं, या तो आप राज्य हैं ही नहीं, अपने को राज्य प्रदर्शित कर रहे हैं आप, ये तो ये हो सकता है, और या फिर आप अपने पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, आप पथभ्रष्ट हैं। दो ही बातें होती। और चूंकि अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे जो हॉब्स की कर्मभूमि है, इसलिए वो इस बात को समझ ही नहीं सकते थे। वो ये मानते थे, वो कहते थे वी वांट, ठीक है, हम तो जन्मे ही लोगों पर शासन के लिए, ठीक है, वो हॉब्स की कर्मभूमि से आ रहे हैं। वो इस तत्व का, इस सारी बात का जो तत्व है उसको समझने में असमर्थ है, समझ ही नहीं सकते। तो हमने सारी फ्रीडम फाइट फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्शन को लेकर लड़ी है। और हमने कल भी कहा कि इसीलिए फंडामेंटल राइट के एक्सेप्टेंस पर कोई चर्चा संविधान सभा में नहीं हुई। सब राजी थे कि एक्सेप्ट होना चाहिए, प्रतिबंधों पर चर्चा जरूर हुई। और कल हमने कहा था कि फंडामेंटल राइट के दो उपयोग हैं। एक, ये आपको साधन उपलब्ध कराता है अपने विकास के, आपके विकास के लिए जो कुछ जरूरी है, क्योंकि आपको मानव के रूप में पैदा किया गया। और अगर आप मानव ही बने रहे तो आप कपूत हैं। जो कपूत और सपूत का डिस्टिंक्शन है वो दो बातों पर आधारित है। कपूत वही नहीं है जो उसे प्राप्त हुआ था उसे नष्ट करता है, वही कपूत नहीं है। मीनिंग दे रहे भाई, वो तो है ही है, वो व्यक्ति भी कपूत से अलग नहीं है जिसने कोई विकास ही नहीं किया, जितना मिला बस उतना ही। इसका मतलब यू डोंट पॉजेस एनी एबिलिटी, आपके पास कोई योग्यता नहीं थी, बल्कि आप उस चोर के समान हैं। क्योंकि चोरी जिसे हम जानते हैं वो भौतिक वस्तुओं की चोरी है, लेकिन जो हम नहीं जानते वो नहीं है, ये नहीं माना जा सकता। जो हम नहीं जानते हैं वो नहीं है, हमने अभी जानना शुरू किया, और बहुत कम चीजों को। लेकिन जब हम नहीं जानते थे उन चीजों को तो वो चीजें नहीं थी, नहीं, ऐसा नहीं है, वो चीजें थी। तो आपने चोरी को, ये चोरी के जिस रूप को जाना है, चोरी सिर्फ वही है, नहीं, इसके अलावा भी चोरी है। ये चोरी, उसका इसेंस क्या है? चोरी का इसेंस ये है, दूसरे की मेहनत पर गुलछर्रे उड़ाना, ये है चोरी। अगर चोरी को विचार में अभिव्यक्त किया जाए तो विचार में चोरी क्या अभिव्यक्त हो सकती? दूसरों की मेहनत पर गुलछर्रे उड़ाना। दूसरे ने कमाई है संपत्ति, तुम चुरा ले गए, यही तो है चोरी। और अपनी संपत्ति का, अपने श्रम से कोई संपत्ति अर्जित किए बिना दूसरे की संपत्ति पर गुलछर्रे उड़ाना। तो अगर जो सिद्धांत न्यूटन ने खोजा उसका उपयोग तुम कर रहे हो और आने वाली संतति के लिए न्यूटन के सिद्धांत में कुछ जोड़ नहीं रहे हो, तो आप न्यूटन के सिद्धांत की चोरी कर रहे हो, क्योंकि न्यूटन की मेहनत पर आप गुलछर्रे उड़ा रहे हो। आप स्वयं न्यूटन भले ही ना हो, लेकिन न्यूटन का सिद्धांत मानवता की संपत्ति है, वो आदमियत की संपत्ति है, और उस संपत्ति को बढ़ाने में आपका कोई रोल नहीं है।
इसलिए आप चोरी ही कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी संस्कृति में क्या, देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण की कल्पना की गई। ऋषि ऋण से आदमी ऋण तभी होता है जबकि जो उसने जाना उसमें कुछ वृद्धि करके जाए, कुछ बढ़ा कर जाए। तो आप चोर हैं, ठीक है ना। तो कपूत वही नहीं है जो अपने को प्राप्त संपत्ति नष्ट करता है, कपूत वो भी है जो अपनी संपत्ति में वृद्धि नहीं करता, वो भी कपूत ही है। क्योंकि वो पिता की मेहनत पर गुलछर्रे उड़ा रहा है और खुद कुछ नहीं कर रहा, तो उसके पिता सपूत रहे होंगे, ये कपूत ही है, ठीक है ना। तो आप मानव के तौर पर पैदा हुए और आप मानव ही बने रहे, आप जिंदगी भर मानव ही रहे, आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप महामानव हो जाते, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आप चोर हैं, आप अच्छे आदमी नहीं हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि हमने जिंदगी भर मानव बने रहने को ही लक्ष्य ये बना लिया, और जो जिंदगी भर मानव बने रहते हमने उन्हें स्वीकार कर लिया महामानव के रूप में, क्योंकि हम मानव के रूप में पैदा होकर मानवता से गिर गए। हम पैदा मानव के रूप में हुए, यात्रा हमारी ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए थी, यात्रा हुई हमारी अधोगामी, हम नीचे की ओर गए, हम ऊपर की ओर नहीं गए। और इसलिए जो कांस्टेंट रहे अपनी जगह, ना ऊपर गए ना नीचे गए, हमें वो महान लगने लगे, जबकि महान वही हो सकता था जो ऊर्ध्वगामी हुआ। तो महान से मानव से महामानव बनने की यात्रा, ये मानव जीवन का लक्ष्य है। तो अगर आप लक्ष्य किसी चीज को निर्धारित कर देंगे तो आपको उपकरण उस लक्ष्य के, ठीक है, संधान के या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के, या टू अचीव दैट गोल, जो कुछ जरूरी है वो भी तो आप देंगे। इफ यू विल नॉट प्रोवाइड सच इंस्ट्रूमेंट्स which are necessary, which are needed to achieve that goal, then how can you say that the mistake or, ठीक है, जो भी गलती है वो इस व्यक्ति की है जिसे गोल को अचीव करना चाहिए, कहा ही कैसे जा सकता है। इसलिए आपको फंडामेंटल राइट देने पड़ेंगे, बिकॉज दे आर नेसेसरी, वो आवश्यक हैं व्यक्ति के विकास के लिए। व्यक्ति का विकास यानी मानव से महामानव की प्रक्रिया, इसको पूर्ण करने के लिए जो अधिकार जरूरी है वो मूल अधिकार है। इसलिए मूल अधिकार की दो भूमिकाएं देखी गई। एक भूमिका यह है कि ये जरूरी है आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, अदरवाइज आप वहीं रुके रहेंगे जहां आप पैदा होते समय थे, उसमें कोई विकास ये संभव नहीं है, कि हो ही नहीं सकता। इसलिए मूल अधिकार जरूरी, और ईश्वर ने वो आपको देकर भेजा, बुद्धि और विवेक ये आप में था, लेकिन बुद्धि और विवेक इसका आप प्रयोग कर सके और अपने को विकसित कर सके, इसकी स्वतंत्रता भी ईश्वर ने आपको देकर भेजी। लेकिन डर इस बात का है कि कोई दिक्कत पैदा कर सकता है। दुष्ट उसी का नाम होता है जिसे कोई फायदा नहीं हो रहा आपका बुरा करने से, लेकिन फिर भी कर रहा है। जिसे फायदा हो रहा है इसलिए आपका बुरा कर रहा है, वो तो स्वार्थी है, बुरा थोड़ी है, वो तो स्वार्थी है। ठीक है, हमें शब्दों के अर्थ समझने चाहिए और परिस्थितियों पर कौन सा शब्द लागू होता है इसे अंदाज में लेना चाहिए। जो हम आपका बुरा कर रहे हैं और हमें फायदा हो रहा तो हम स्वार्थी हैं।
हमें कोई फायदा नहीं हो रहा और हम आपका बुरा कर रहे हैं, हम दुष्ट। ठीक है ना। चोर कौन? वो नहीं जो जरूरत है इसलिए चोरी कर रहा नहीं है। ये यूं कह लें, टेक्निकली आप उसे चोर भले ही कह लें, लेकिन उसकी दशा के लिए समाज उत्तरदायी है। इसलिए कानून का प्रशासन करने वाले लोग इस व्यक्ति के प्रति दया का भाव रखते हैं। चोर वो है जिससे कोई जरूरत नहीं। आपके घर में 150 बल्ब जल रहे हैं, रेलवे का बल्ब तब भी निकाल के जेब में रख लिया, कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। घर में करोड़ों रखे हैं और फिर भी 10 का नोट एक पड़ा मिल गया तो यह नहीं देखा कि संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग यह एक अपराध है और हमें इसे उसके मालिक तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। न पहुंचे तो मजबूरी में हम भले ही रख लें, लेकिन 10 का नोट सबकी नजर बचा के, भले ही किसी ने उस पर थूक भी रखा हो तो भी उठा के धो के जेब में रख लिया है। घर में करोड़ रखे, ये आदमी चोर है, ये आदमी चोर है। ठीक है ना। चोर वो नहीं है जो जरूरत के लिए कुछ कर रहा है, तो मजबूर है। ठीक है। तो दुष्ट वो है जिसे कोई लाभ नहीं हो रहा है और फिर भी आपका बुरा कर रहा है। इसके लिए राज्य की इंस्ट्रूमेंटलिटी आई कि गड़बड़ न हो। आपको जो ईश्वर ने, राज्य कुछ नहीं कर रहा, राज्य बिजली है। जैसे बिजली की उपस्थिति हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी में बदल देती है, जबकि पानी में घुसती नहीं है बिजली। पानी को तोड़ो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही निकलेगी, बिजली डिसअपीयर रहेगी। ठीक है ना। तो राज्य की भूमिका जो प्रारंभ में लाट ने देखी है वो यही देखी है, राज्य कुछ नहीं है, राज्य बस बिजली के जैसा है, एक प्रोटेक्टिव एजेंसी है जो सबको इस प्रकार का वातावरण उपलब्ध कराएगी जिसमें सब विकसित हो सके। और यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी सेक्शन 38 आर्टिकल 38 देखेंगे तो वहां लिखा है, 38 है या 37, राज्य ऐसी व्यवस्था निर्मित करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये समाज के सभी अंगों में, ठीक है, स्थापित हो सके। तो राज्य का जो काम है वो बिजली जैसा है, वो स्वयं इन्वॉल्व नहीं हो रहा। उसके लिए तो ईश्वर ने आपको भेजा है। आपके बुद्धि और विवेक का उपयोग करने लायक परिस्थिति में दुष्ट हस्तक्षेप न कर सके, इसके लिए राज्य है। तो राज्य की न्यूनतम भूमिका हो गई और आप भी उद्दंड नहीं हो सकेंगे क्योंकि राज्य है। उद्दंड यानी आप स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता और उद्दंडता दो अलग अलग बात है। स्वतंत्रता में आत्मानुशासन है, दूसरे का अनुशासन नहीं है। दूसरे के अनुशासन को परतंत्रता कहते हैं, लेकिन आत्मानुशासन ये हमें है। स्वतंत्र व्यक्ति आत्मानुशासित है, अपने से अनुशासित है। तो स्वतंत्रता और उद्दंडता इसमें फर्क है और इसको समझना ही होगा। आप उद्दंडता को स्वतंत्रता नहीं कह सकते जबकि आपकी मांग उद्दंडता की ही होती है स्वतंत्रता के नाम पर। आप दोनों कॉन्सेप्ट में कोई फर्क करते ही नहीं है। तो आपको उद्दंडता नहीं, स्वतंत्रता मिली है। ठीक है ना। और वो आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट एक और इसलिए स्वीकार हुआ क्योंकि आपके व्यक्तित्व के लिए जरूरी है, आपके व्यक्तित्व के अंतिम विकास के लिए। और व्यक्तित्व का विकास यही लक्ष्य है। आप मानव के रूप में पैदा हुए लेकिन महामानव बनना है। तो आदमी के विकास के लिए फंडामेंटल राइट आवश्यक परिस्थिति है। इसलिए प्रकृति ने उसे वे अधिकार जो उसके महामानव बनने के लिए या उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है स्वयं उसे देकर भेजा है। ठीक है ना। तो आप छीनेंगे नहीं। एंड यू हैव क्रिएटेड फॉर द
प्रोटेक्शन ऑफ दैट, वो जरूरी है फंडामेंटल राइट आदमी के विकास के लिए। दूसरी बात, ये राज्य पर लगाम लगा देता है। क्यों? इसके साथ कॉन्सेप्ट है कि यू हैव नॉट असाइन दैट, आपके द्वारा वो प्रदत्त नहीं है, आपने दिया नहीं, यू हैव जस्ट क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट, आप केवल उसकी रक्षा के लिए जन्मे हैं। तो जब आप केवल उसकी रक्षा के लिए जन्मे हैं तो यू मस्ट डू योर वर्क, आप और कुछ नहीं करेंगे। आपकी भूमिका बिजली के समान है, जो कुछ करेगी नहीं, सिर्फ उपस्थित रहेगी, और उसकी उपस्थिति पानी और ठीक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर पानी बनाने में सहयोग देगी। आपकी उपस्थिति बस रहेगी ताकि दुष्ट ठीक है भयभीत रहे और लोग अपना काम कर पाए, यानी महामानव बनने की ओर अग्रसरित हो पाए। यह आपकी भूमिका है। इसका मतलब यह हुआ कि नेचुरल राइट या फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो हमने अपने यहां इसको नाम दिया, अमेरिका में इसी को बिल ऑफ राइट कहा, ठीक है, नाम कोई दे दीजिए और लोग अपनी अपनी पसंद से अपना ठीक है नामकरण या दूसरों का नामकरण कर देते हैं। इसे फिर ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप जो हो, आपका तो कोई नाम ही नहीं है, ये जो नाम है वो आपके नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका नाम उस दिन भी होगा जिस दिन आप नहीं होंगे, या यूं कहें जिस दिन आपका होना हम लोगों की जानकारी में नहीं होगा। आप होंगे या नहीं होंगे तो ठीक है मेथोडोलॉजिकल बातें हैं भाई, रहस्य है, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, क्या पता, जो भी है, तो आपका कोई नाम नहीं है, ये तो सुविधा के लिए रखे गए नाम। तो फंडामेंटल राइट ये हमने कहा, अमेरिका ने बिल ऑफ राइट कहा, लॉक ने इसी को नेचुरल राइट कहा। ये तो कॉन्सेप्ट को समझने का मात्र माध्यम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यही ठीक है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो क्रांतिकारी उनका राजनीतिक घोषणा पत्र कहला रहा है, इसी को मानव अधिकार कह रहे हैं यूडीएचआर के डिक्लेरेशन में। वो कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट एक है, नामकरण अलग अलग है, और आप ये बेसिक बात नहीं समझते हैं और पिले रहते हैं ह्यूमन राइट और फलाना राइट और ढमाका राइट, ये समझने में और कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। विधिक अधिकार और जो मूल अधिकार है, इसमें फर्क ही यही है, विधिक अधिकार प्रदत्त है, मूल अधिकार प्राप्त है, ये फर्क है। मूल अधिकार प्राप्त कहां से? नेचर से, और विधिक अधिकार कानून ने दिया, जिसने दिया वो ले सकता है, और जो प्राप्त है आपने दिया ही नहीं तो आप लेकर चलेंगे। और प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रक्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मानव अधिकार और मूल अधिकार इसमें फर्क किया है। प्रक्रिया के, क्योंकि मूल अधिकार का इन्फोर्समेंट हम करा लेते हैं अनुच्छेद 32 के माध्यम से, मानव अधिकार का हम इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते, और मानव अधिकार जितने, उनमें से कुछ को हमने मूल माना है अपनी व्यवस्था के मुताबिक, सारों को नहीं माना, बस इतना ही फर्क है। तत्व में अगर आप देखेंगे, प्रक्रिया के पॉइंट से देखेंगे, तब फिर आप प्रक्रिया के दृष्टिकोण से दोनों को देखना शुरू करेंगे तो फर्क आ जाएंगे। प्रक्रिया यानी अगर वायलेशन होता तो इन्फोर्समेंट, इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करेंगे तो मानव अधिकार, मूल अधिकार ये अलग अलग होने लगेंगे। लेकिन अगर तत्व में देखें, सबस्टेंस में देखें, आग जो गैस में जल रही, आग जो चूल्हे में जल रही, आग जो भट्टी में जल रही, आग जो ठीक है अन्य जलने योग्य स्थानों में जल रही, उसमें तात्विक दृष्टिकोण से कोई फर्क नहीं है, प्रक्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क है।
तो तत्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मानव अधिकार मूल अधिकार इसमें कोई फर्क नहीं है। तो मानव जो मूल अधिकार है इसका जो सेकंड कॉन्सेप्शन है वो काय के लिए, ये राज्य पर प्रतिबंध लगाता है। क्यों? राज्य की भूमिका प्रोटेक्शन के लिए थी, मीनिंग देयर बाय द स्टेट कैन नॉट डू एनी एक्ट विच इज कॉन्ट्रेरी और हार्मफुल, ठीक है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज राइट्स। ठीक है ना। अब सीधी सी बात कि राज्य जिन अंगों के माध्यम से फंक्शन करता होगा उन्हीं के बारे में यह संभावना आएगी कि वे मूल अधिकारों के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में तो आएगी। अरे भाई, जो काम करने वाले अंग हैं वही तो अच्छा या बुरा जैसा भी होगा काम करेंगे। वही बात, आप चोरी नहीं कर सकते क्योंकि आप तो सिर्फ कॉन्शियसनेस हैं, आप तो सिर्फ चेतना है जो इस शरीर में कैद है, जिसकी वजह से ये शरीर चेतन हो उठा है। अन्यथा इस शरीर में कोई चेतना नहीं है। ठीक है, शरीर चेतन क्यों है? क्योंकि आप कॉन्शियसनेस के रूप में इसमें मौजूद है। ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो आप धार्मिक पुस्तकें देखेंगे वहां व्यक्ति को कई बार उन्होंने कहा हे निर्दोष, हे इनोसेंट, वो व्यक्ति को निर्दोष कहकर पुकारते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आप तो सिर्फ चेतना ही हो, आप में तो कोई दोष हो ही नहीं सकता। और इसी बात को कहते हैं पापी से घृणा। ठीक है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, कर्म से घृणा करो। कर्म अच्छा और बुरा हो सकता है, आप अच्छे बुरे नहीं हो सकते, ना अच्छे हो सकते ना बुरे हो सकते, आप सिर्फ हैं बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करते, आपका होना, ठीक है, इस शरीर से अच्छा और बुरा करवा देता है। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, यानी करना उसी के द्वारा संभव है जिसके पास करने की शक्ति है। यह जो करने के लिए बनाया गया है वही तो करेगा, चाहे अच्छा करे और चाहे बुरा करे, करेगा तो वही है। जो करने के लिए बना ही नहीं, ठीक है, वो अच्छा और बुरा कैसे करेगा? तो जुडिशरी करने के लिए नहीं बनी है। राज्य के 3 अंग हैं, जरूर हैं। आपका भी शरीर है, आपका भी मन है और आप भी हैं, तीनों आप ही हैं। आप अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, आप जो देखे जाते हैं, आप जो अनुभव होते हैं, वो तीनों अलग अलग स्वरूपों में नहीं होते, आप एक साथ अनुभव किए जा सकते हैं। ऐसे राज्य हैं, 3 अंग हैं उसके, लेकिन उसमें करने की जिम्मेदारी है, यह करने की क्षमता जिसके पास है वो तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये है। जुडिशरी तो इसलिए बनी ताकि ये देखा जा सके कि राज्य का अंग, राज्य का जन्म जिस काम के लिए हुआ था, अर्थात फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज राइट्स, वही किया जा रहा है या उसके विरोध में किया जा रहा है, ये देखने के लिए राज्य का जन्म हुआ था ना। तो जुडिशरी राज्य का वो अंग है जो एक वॉच डॉग है, जो सिर्फ ये देखेगा कि राज्य का जन्म जिस काम को करने के लिए हुआ था वही हो रहा है या उसके अगेंस्ट हो रहा है। इसलिए जब अनुच्छेद 13 हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, तो अनुच्छेद 13(2) में विधि की परिभाषा आएगी
और विधि की परिभाषा में विधि के सभी रूप, वो अध्यादेश का हो, वो नियम का हो, वो विनियम का हो, वो घोषणा का हो, वो किसी भी रूप में कानून हो, वो अनुच्छेद 13 के लिए, यानी फंडामेंटल राइट के लिए विधि माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि है अनुच्छेद 141 के मुताबिक, लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए अनुच्छेद 141 की विधि नहीं मानी जाएगी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो कुछ अनुच्छेद 141 में घोषित कर रहा है वो फंडामेंटल राइट के विरोध में हो ही नहीं सकता, यह माना जा रहा है, क्योंकि विधि के सभी प्रारूप अगेंस्ट हो सकते हैं फंडामेंटल राइट के, बट द लॉ विच इज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट कांट बी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, वो हो ही नहीं सकता। वो वैसे ही नहीं हो सकता जैसे भगवान पक्षपाती नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने उस प्रिंसिपल, ठीक है, आपका डिसिप्लिन से सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी को बाहर रखा है। क्यों? हमने राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम फंडामेंटल राइट कर रहे हैं। राज्य को एक्सेसनेस, कोई अतिशयता ऐसी व्यक्ति के जीवन में न कर पाए जिससे उसके महामानव हो जाने का रास्ता रुक जाए। इसी के लिए तो राज्य को जन्म दिया गया था। तो राज्य के जो कार्यकारी अंग है वो तो विधायिका और कार्यपालिका यही हो सकते हैं। इसलिए जब हम लोग अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा देखेंगे तो वहां कार्यपालिका और विधायिका के सभी स्वरूप शामिल हो जाएंगे, एक्सेप्ट देन जुडिशरी। जुडिशरी वहां शामिल नहीं है। और आप बार बार वो प्रीलिम स्पेशल और जाने फिल्म स्पेशल जाने हर बार आप याद करते हैं कि न्यायपालिका फंडामेंटल राइट के लिए राज्य की परिभाषा में है या नहीं। लेकिन वही है कि चूंकि कभी समझा ही नहीं कि जुडिशरी क्यों नहीं है, आपका राज्य की डेफिनेशन में फंडामेंटल राइट के लिए, इसलिए हर बार उसे याद करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हर बार इस बात को सुनने वाले ये कान हैं और यहां दो कान हैं, एक से सुनता है और दूसरे से निकल जाता है। कुदरत ने शायद इसीलिए दो कान बनाए भी हैं, ठीक है, वो है, ठीक है। दिल में नहीं उतरती बात, और दिल में तभी उतरती है जब एक बार उसका कारण समझ में आए। क्यों भाई? राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है, तो राज्य की शक्ति का उपयोग जिन अंगों के माध्यम से होता होगा उन्हीं पर तो जरूरत होगी इस अनुशासन की। जो गलत कर ही नहीं सकता, जैसे आप गलत कर ही नहीं सकते, आपका शरीर करेगा या आपका मन करेगा। मन का प्रतिनिधि आप लेजिस्लेचर को मान लो, शरीर का प्रतिनिधि आप सरकार को मान लो, तो फिर यही गलत कर सकते हैं। आपसे मतलब ही क्या है? आप तो निर्णायक हैं सिर्फ। और इसीलिए कहते हैं कि अपनी आत्मा में आप खूब जानते हैं कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू दैट इज, ठीक है, राइट और रॉन्ग, आप खूब जानते हैं। आप करते रहें वो अलग बात है, लेकिन आप नहीं जानते कि आप गलत कर रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। तो आप जो कुछ हैं कॉन्शियसनेस के तौर पर, वैसी ही जुडिशरी है, इसलिए वो गलत कर ही नहीं सकती, इसलिए उस अनुशासन में लाने की कोई जरूरत है। अब एक चीज और है, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो ये जानता है, ये हम ये रेखांकित कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट भारत में, ठीक है, किस भूमिका में है, ठीक है, उनकी कौन सी भूमिका ये स्वीकार हुई है, ठीक है। ये फंडामेंटल मूल अधिकारों की संकल्पना भारत के संविधान में शामिल करके किन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश हुई है,
और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्वचन दिए हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो वही कि ह्यूमन एक्सपीरियंस ये मानता है कि अगर आप किसी को कुछ करने के लिए कर्तव्य के अधीन करोगे तो आप उसे कर्तव्य के अधीन करने के लिए किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। उन शब्दों में वो सारी परिस्थितियां नहीं आ सकती जिन सारी परिस्थितियों के संदर्भ में शब्दों में कहा जाना चाहिए था, वो आ ही नहीं सकती। जैसे हमने कहा बाजार से सब्जी ले आओ, तो तुम लेने चले गए और 1 महीने बाद लौटे, तो ले तो आए। ये हम कैसे कह सकते हैं कि बाजार सब्जी तुम नहीं लाए? समय तो बताया नहीं था। आप नौकरों जैसी बात कर सकते हैं जैसे हमारा विनय करता है, ठीक है, नौकरों जैसी बात, और हमें सुनता ही बड़ा क्रोध चढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है यहां आप बचने की कोशिश कर रहे हो। आप ये सरकारी जवाब क्यों दे रहे हो? जो सरकारी जवाब तो ये होता है, हम भी देते हैं, वो हमें लिखना पड़ता है कि कोई बेल आई तो स्वीकृत हुई या अस्वीकृत हुई, और अगर हम अस्वीकृत लिखेंगे तो हमें कारण लिखना पड़ेगा क्यों वो अगर हम स्वीकृत लिखेंगे, क्योंकि हम तो अस्वीकृत कराने के लिए है ना, तो अगर हम स्वीकृत लिखेंगे तो हमें कारण लिखना पड़ेगा कि क्यों। तो हम क्या लिखते हैं? अगर रिजेक्ट है तो खूब बड़ा बड़ा लिखते हैं रिजेक्टेड, वही हमारा काम है। और अगर स्वीकृत है तो लिख देते हैं स्ट्रांगली अपोज्ड, ठीक है, ये नहीं लिखते कि अलाउड, लिखते हैं स्ट्रांगली अपोज्ड, घोर विरोध किया गया। हुआ क्या ये बोलेंगे ही नहीं। तो ये चालबाजी है, ये चालबाजी। और इस चालबाजी से देखिए सरकारी उसमें आप व्यवहार कर रहे हो तो ठीक है, हम आपसे एज जूनियर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तुम चालबाजी पूर्ण जवाब दे रहे हो या इस ढंग का जवाब दे रहे हो। ये मंत्रियों का जवाब है, ये सरकारी जवाब है। तभी हमें गुस्सा चढ़ने लगता है तुरंत ही कि ठीक से बात करो, हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, वो क्यों नहीं बताते। तो आपको हमने कहा कि सब्जी ले आओ, आप 1 महीने बाद लौटे और 1 आलू ले आए, 1 सब्जी ले आए आप, ठीक है। अब हम क्या करें अब इसमें हम क्या करें? आपने सारी आज्ञा का पालन कर दिया, लेकिन सारी आज्ञा का पालन ऐसे है कि उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। और जिस समय हम कह रहे थे सब्जी ले आओ, मेरी कल्पना में भी नहीं हो सकता था कि तुम ये करोगे। और हम कितना भी कहें 1 किलो लाना, जल्दी आना, घंटे भर में आना, अब अगर हमने घंटे भर कह दिया और मान लो जाम लग गया, 1.5 घंटा लग गया, अब मेरा अत्याचार है, हम भी तो अत्याचार कर सकते हैं, हम कोई भगवान तो नहीं है, आप ही गलत होंगे ऐसा थोड़ा ना। हम आपसे चिढ़ते हैं, हमने आपको सब्जी लेने भेजा तो कहा 1 घंटे में आना, और क्या किया, बीच में 4 आदमी भेज दिए, तुम्हें 1 घंटे में नहीं आने दिया और 1.5 घंटा लगा और नौकरी निकाल दिया, ठीक है। ये हम भी कर सकते हैं। तो एक्सेसनेस किस तरफ है, इसकी जांच की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यह भी तय है कि किसी काम को करने की जिम्मेदारी जब दी जाएगी किसी को, तो सारी परिस्थितियां नहीं बताई जा सकती, बताई ही नहीं जा सकती। लेकिन जब एक काम दिया गया है, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि उस काम को करने के लिए जिन जिन ताकतों की जरूरत है या जिन जिन परिस्थितियों की जरूरत है या जिन साधनों की जरूरत है, उन सब का उपयोग करने का हक उस व्यक्ति को दे दिया गया जिसके ऊपर उस कर्तव्य को करने का भार रखा गया है। इसका मतलब ये हो जाता है। इसी दृष्टिकोण को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि फंडामेंटल राइट
ये इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो इन फंडामेंटल राइट्स के उपयोग के लिए जिन अधिकारों के होने की जरूरत आदमी को रहेगी वो भी फंडामेंटल ही माने जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारों के महत्व को देखते हुए एक सिद्धांत विकसित किया है, और वो सिद्धांत कहता है कि वे फंडामेंटल राइट जो अभिव्यक्त तौर से भारत के संविधान में शामिल हैं, तो 7 ही हैं, उनमें से भी 1 हटा दिया, अब 6 ही बचे। भाई समानता का, ठीक है, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध रक्षा का, धार्मिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ठीक है, और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मूल रूप से 7 थे, अब 6 बचे। लेकिन धार्मिक अधिकार, तो धर्म स्थल स्थापित करने का अधिकार अगर नहीं होगा तो धर्म क्या, ठीक है, धर्म का आवश्यक भाग पूजा पद्धति है, ठीक है। यद्यपि धर्म का एक अर्थ गुण भी होता है, धर्म का एक अर्थ स्वभाव भी होता है। आग का गुण है, आग का, ठीक है, स्वभाव है जलाना, तो आग के धर्म को जलाना कहा है। तो धर्म हमारे यहां, हमारे देश में तो गुण और स्वभाव के रूप में ही समझा गया है, ठीक है, लेकिन पश्चिम में धर्म को पूजा पद्धति के रूप में समझा गया है। इसलिए रिलीजन इसका, ठीक है, अंग्रेजी में नाम, वो रिलीजन, ये जो अंग्रेजी में नाम है, इसका अनुवाद धर्म नहीं है। रिलीजन अलग बात है और धर्म अलग बात है। धर्म के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जैसे अंग्रेजी में आप शेर के लिए लायन, तेंदुए के लिए लेपर्ड, ठीक है ना, बाघ के लिए टाइगर, और चीता के लिए चीता, यही शब्द है। चीता CHEETH, जो भी हो, चीता यही शब्द है। शेर फैमिली के जो सदस्य हैं उनमें चीता के लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे हमने आपसे एक दिन कहा था कि सच के लिए ट्रुथ, ठीक है, झूठ के लिए फॉल्स या रॉन्ग, जो कह लो, मिथ्या ये कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि मिथ्या ये अनुभव ही नहीं है उनका। मिथ्या भारत का अनुभव है और मिथ्या झूठ नहीं है। हमने आपको उदाहरण दिया था, जैसे ये जगत है, ये हमें अलग दिखाई देता है, आपको अलग दिखाई देता है, आपको अलग दिखाई देता है। न मेरी प्रतीति सच है, न आपकी प्रतीति सच है, न इनकी प्रतीति सच है, क्योंकि सबको अलग अलग दिख रहा, लेकिन सबको दिख रहा है, दिख सबको रहा है। इसलिए ये झूठ है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सच है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सच है तो सबको अलग अलग क्यों दिख रहा, एक ही जैसा दिखे। ये सोच का जो लेवल है ये पश्चिम में है ही नहीं, ये था ही नहीं। तो पश्चिम की भाषा में इस परिस्थिति के लिए शब्द ये कैसे मिल जाएगा? इसलिए मिथ्या मिथ्या ही है, उसके लिए रॉन्ग शब्द या फाल्स शब्द ये उपयोग नहीं होगा। वो कंसेप्शन की बात है, और क्योंकि आपको ये बातें समझ में ही नहीं होती इसलिए अपने पीले पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कुछ आपसे कहा गया महामानव बनने के लिए मूल अधिकार जरूरी थे, तो मूल अधिकार मोटे मोटे आपको घोषित कर दिया। लेकिन अगर धर्म का अधिकार दिया तो फिर धर्म का आवश्यक भाग पूजा पद्धति है, ठीक है, तो पूजा स्थलों को स्थापित करने का हक यह भी है। और अगर पूजा स्थलों को स्थापित करने का हक है तो उन पूजा स्थलों के प्रबंध का भी हक है। यही वक्फ में बात हमने जो कहा था कि वक्फ में 2 कमियां हमें दिखती हैं, एक, बाकी कोई कमी नहीं है, बाकी सब ठीक है, 2 कमियां हमने रेखांकित की थी कि एक वो जब आपने कहा कि जो 5 ईयर मुस्लिम रह लेगा वही वक्फ बनाएगा, ये प्रोविजन हमें नहीं जचता। और दूसरा ये कि जो वक्फ
के प्रबंध के अधीन धार्मिक स्थल है, उसमें 2 अन्य सदस्य नियुक्त होंगे और वो 2 अन्य सदस्य मुसलमान नहीं होंगे। ये जो बात है ये हमें नहीं जचती, ठीक है। बाकी उसमें कोई कमी नहीं है और बाकी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा भी नहीं, लिख कर रखिए, नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये 2 बातें हो सकती हैं, इनके साथ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। एक आध कोई और बात हो सकती है, लेकिन आप सोचो होल हो जाएगा, कतई नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो आपको मूल अधिकार दिया, उनके इंजॉयमेंट के लिए जो अधिकार जरूरी है वे भी मूल अधिकार ही हैं, क्योंकि आदमी की क्षमता सीमित है, वो हर बात नहीं कह पाएगा। अरे जब आप तो सब्जी मंगाई जाए तो सब्जी मंगाने में जिन जिन परिस्थितियों का जिक्र जरूरी है वो सारी परिस्थितियां जिक्र नहीं की जा सकती, ठीक है। तो फिर अधिकार, ये तो बहुत बड़ी बात हुई, ठीक है। सब्जी मंगाने जैसे छोटे काम में भी आपसे कहा जाए एकदम एक्यूरेट जो जो जरूरत है सबको। अब आपने ये भी कह दिया 1 किलो ले आना, ये भी कह दिया, ठीक है, 1 आलू मत लाना, सब कह दिया। तो वो चले 5 मिनट रुक गए, चले फिर 5 मिनट रुक गए, ऐसे गए बाजार। तो वो शाम तक पहुंचेंगे और अगले दिन सुबह तक आएंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लो कहीं नहीं पाओगे, छोड़ना ही पड़ेगा एक युक्ति संगत मनुष्य पर निर्णय है कि अगर यह कहा गया है कि सब्जी ले आओ तो क्या कहा गया है आपसे और कितनी देर में लाओ, यह सब एक युक्ति संगत मनुष्य पर ही छोड़ना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए ये कॉन्सेप्शन डेवलप हुआ है कि फंडामेंटल राइट वही नहीं है जो अभिव्यक्त रूप से आपको दिए गए विविक्षित मूल अधिकार। हम लोग आगे देखेंगे अनुच्छेद 19 वगैरह जब आएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या विविक्षित माना है उन्होंने। जंगल में नाचा मोर किसने देखा, और आपसे कहा जाए जंगल में नाचो तो आप नाच भी नहीं सकते, ठीक है। हमसे कहा जाए कोई सुनने वाला ना हो और क्लास लो तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अभिव्यक्ति, इसका अधिकार अगर आप दे रहे हैं तो अभिव्यक्त, जो कुछ अभिव्यक्त हुआ उसे प्रचारित और प्रसारित करने का अधिकार ये भी आप दे रहे हैं, क्योंकि प्रचारित और प्रसारित करने के अधिकार के बिना अभिव्यक्ति के अधिकार का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है ना। और केवल संत हैं जो जानते हैं, उसे अभिव्यक्त करने में रुचि नहीं रखते। उन्हें जब योग्य शिष्य मिलता है तभी वो उसे अभिव्यक्त करते हैं, और इसीलिए जब वो अभिव्यक्त करते हैं तो उसे उनकी कृपा माना जाता है, क्योंकि उनके अंदर अभिव्यक्त करने की कोई इच्छा नहीं है। बाकी चाहे कवि हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे वक्ता हो, चाहे कोई हो, ये सांसारिक लोग हैं और इनमें अभिव्यक्ति की इच्छा ही तब पैदा होती है जब प्रसारित और प्रचारित करने की सुविधा हो, ठीक है ना। तो जो कुछ फंडामेंटल राइट है उसके एंजॉयमेंट के लिए जो जरूरी है वो भी फंडामेंटल है। ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये फंडामेंटल राइट्स को और प्रभावी बनाया जा सके। भारत के संदर्भ में मूल अधिकार, इसकी स्वीकृति क्यों हुई ये, और उसे प्रभावी बनाने के क्या उपाय भारत के संविधान में किए गए, ये दिस इज द, ठीक है, इसेंस ऑफ माई लेक्चर, ठीक है। आज के दिन जो हमारा इसेंस है वो यही है। इसे प्रभावी बनाने के लिए, इसे प्रभावी बनाने का एक और काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सारे फंडामेंटल राइट को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं, एक साथ पढ़िए, क्योंकि सारे फंडामेंटल राइट एक से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये बात कहने में उन्हें 27 बरस का समय लगा है। ए.के. गोपालन में उन्होंने यही कहा था कि सारे फंडामेंटल राइट अलग अलग हैं, और जब किसी काम का मूल्यांकन हम इस रूप में करेंगे कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या नहीं, ठीक है ना, तो हम उस काम
को करने के लिए जो जरूरी फंडामेंटल राइट है उसी के आलोक में उस काम का मूल्यांकन करेंगे। लेकिन मेनका गांधी 27 साल के बाद 1978 में जब डिसाइड उन्होंने किया तो उन्होंने कहा नहीं, जब भी हम किसी काम के औचित्य का मूल्यांकन करेंगे, अर्थात हम ये निर्धारित करने की कोशिश करेंगे कि कोई काम फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या नहीं, तो हम सारे फंडामेंटल राइट देखेंगे, जितने हैं सब देखेंगे, और फिर यह तय करने की कोशिश करेंगे कि यह काम किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं है। वहां कहा था हम एक ही देखेंगे। ये बात ज्यादा स्पष्ट होगी जब अनुच्छेद 21 हम बताते हुए इन पर विस्तार से बात करेंगे, तब मोटे में आप समझ लें। तो मेनका गांधी में उन्होंने कहा था नहीं, हम सारे फंडामेंटल राइट को देखेंगे। और मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि जब हम किसी इंस्टीट्यूट की, जब किसी विधिक कार्य की यानी विधायिका उसके काम का मूल्यांकन करेंगे, तब तो निश्चित तौर पर हम 3 आर्टिकल्स के माध्यम से विधायी काम का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है ना। एक, उसने निरंकुश काम तो नहीं किया है, अर्थात उसने जो विधायी कृत्य किया, अर्थात उसने जो विधायन या कानून बनाया, क्या उसकी, ठीक है, उसे बनाते समय वो निरंकुश तो नहीं हो गई, ठीक है, उसे बनाना चाहिए था या नहीं, इसका मूल्यांकन हम नहीं करेंगे। उस कानून की जरूरत थी या नहीं, इसका भी मूल्यांकन नहीं करेंगे, वो उनका काम है। लेकिन आपने बनाकर जो रखा, ठीक है, वो युक्ति संगत है या नहीं, ये हम देखेंगे। तो आपने कहा कि महाराष्ट्र से संतरे ले आओ, नागपुर से, तो टाइम दोगे? 7-8 दिन तो दो। कोई हनुमान जी है तुम कह रहे कि कल लेके आना, कल ले आना, कैसे आ जाएगा? तो जो विधायिका कानून बना रही है वो युक्ति संगत है या नहीं, ये हम अनुच्छेद 14 के माध्यम से देखेंगे। और वो कानून, अगर कोई कानून होगा तो मनुष्य की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा ही रहा होगा, क्योंकि कानून से मनुष्य की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगता ही लगता है, ठीक है। तो स्वतंत्रताओं पर अगर प्रतिबंध लग रहा है तो वे स्वतंत्रताएं वे 6 भी हो सकती जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है, और उनके अलावा भी हो सकती। अगर वे स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं हैं तो अन्य स्वतंत्रताओं में वे हैं, ये माना ही जाएगा। क्योंकि यह हो सकता है कि 6 स्वतंत्रताओं में न हो लेकिन अन्य स्वतंत्रताओं में हो, लेकिन यह नहीं हो सकता कि 6 स्वतंत्रताओं में हो और अन्य स्वतंत्रताओं में न हो, यह नहीं हो सकता। 100 रुपए में 10 रुपए होंगे ही होंगे, 10 रुपए में 100 रुपए न हो, यह संभव है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून बनाया गया और वो 19 में वर्णित स्वतंत्रता को भी प्रभावित कर रहा है, अन्य स्वतंत्रताओं में होगा ही होगा, तो उसे 21 और 19 दोनों के हिसाब से सही होना होगा। तो 14, 19, 21 के बीच एक अंतर संबंध है, यह कहा उन्होंने मेनका गांधी में। इससे एक कॉन्सेप्ट निकला कि सारे फंडामेंटल राइट्स के आलोक में किए गए कृत्य का मूल्यांकन यह किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये फंडामेंटल राइट के, ठीक है, उपयोग को लेकर काफी, ठीक है, आपका सतर्क है। और विधायी कृत्य के अतिरिक्त वर्तमान में सरकार के काम, एग्जीक्यूटिव एक्ट, हालांकि एग्जीक्यूटिव एक्ट के मूल्यांकन में फंडामेंटल राइट किस प्रकार उपयोगी होकर सरकार को नियंत्रित कर देता है, यह मुख्यतः अध्ययन का विषय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है। लेकिन आप मोटे तौर पर यह समझ सकते हैं कि कोई कार्यपालिकी कृत्य यानी एग्जीक्यूटिव एक्ट, ये अगर फंडामेंटल राइट के विरोध में जा रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के आधार पर उसे शून्य घोषित करता है, क्योंकि राज्य के कार्यकारी अंग जो कुछ करेंगे वे फंडामेंटल राइट का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य का जन्म फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए होगा, ठीक है ना। और यही आपको कई बार बताया जाता है, जुडिशियल रिव्यू सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्ट का होता है या लेजिस्लेटिव एक्ट का होता है। जुडिशियल रिव्यू प्रक्रिया इसी के लिए बनाई गई, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये कोई पवित्र
आशा नहीं है, इट इज नॉट ए पायस होप जो संविधान निर्माताओं ने आशा लगाई हो, और ये बड़ी पवित्र है, इसलिए कोई पवित्र आशा नहीं है कि राज्य लोगों को ये उपलब्ध करवा दे, ऐसा नहीं, उपलब्ध करवाएगा, ये है बात। इसी के लिए राज्य का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या कहा, और भारत में फंडामेंटल राइट क्यों, भारत में फंडामेंटल राइट की स्वीकृति क्यों, ठीक है ना, और भारत में फंडामेंटल राइट की अवधारणा, ठीक है, न्यायिक तौर पर कैसे विकसित हुई है, ये चर्चा आपके सामने रखी गई। अब एक बात कि दो बातें हैं, राज्य फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए जन्मा, इसलिए राज्य फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो राज्य क्या है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के लिए, यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि फंडामेंटल राइट के लिए राज्य आखिर क्या है, ठीक है ना। इस पर बात कल करेंगे कि फंडामेंटल राइट के लिए राज्य क्या है।